So central bank is the issuer of currency, yet credit is created by commercial banks. So in this, you will explain the credit creation process. Okay. Banks and their functions, but the central bank is the apex institution. Apex क्या होता है? हाईएस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है, ऑफ मॉनेटरी सिस्टम. ये क्या करता है? ये बताता है मॉनेटरी पॉलिसीज क्या रहने वाली है, मतलब कितना इंटरेस्ट होगा ऑन डिपॉजिट्स, कितना इंटरेस्ट होगा ऑन लोन्स एंड सो ऑन. यस. सो इंडिया सेंट्रल बैंक इज द आरबीआई. ठीक है. तो ये हमारा क्या है? आरबीआई में वी हैव शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक्स. शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं? जो कि बच्चे क्या है, हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से आरबीआई एक्ट के अंदर जो है, हमारे मतलब आरबीआई कह रही हूँ, सॉरी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो है रजिस्टर्ड है. ठीक है. इसमें हमारे पास दो और बैंक्स है, सारे कमर्शियल बैंक्स और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं. और नॉन शेड्यूल्ड हो जाएंगे बाकी सारे जो कि छोटे मोटे होते हैं, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन की सारी बातें नहीं मानते और उसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं. ठीक है. इनफॉर्मल हो गया बेसिकली थोड़ा सा. सो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का नंबर वन. देखो अब मेरी बात सुनो, ऐसे मैंने यहाँ पे बात कर रही थी. यहाँ पे आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फंक्शन पूछ रहे हैं किसका? सेंट्रल बैंक का. ठीक है. क्योंकि इतना सिंपल नहीं आएगा कि एक्सप्लेन एनी. ठीक है. दे विल टेल यू और स्पेसिफाई बैंकर टू द बैंक्स. ठीक है. या फिर एडवाइजर एजेंट टू द गवर्नमेंट. इस तरह का क्वेश्चन यूजुअली मैं आपको बताती हूँ. उसके ऊपर आता है एक, तो ये बहुत बारी बोर्ड के पेपर में आया हुआ है. ठीक है बच्चा, ये वाला बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. ठीक है. यूजुअली जो मतलब मैंने बहुत बारी पेपरों में देखा है. और एक ये बैंकर्स बैंक. ठीक है. बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर है ना. तो यूजुअली ये बैंकर्स टू बैंक के ऊपर, बैंकर्स बैंक के ऊपर आ जाता है. ठीक है. कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई के ऊपर भी किसी भी एक के ऊपर आ जाएगा कि ओएमओ एक्सप्लेन करो, बैंक रेट का एक्सप्लेन करो, ऐसे. ठीक है. यूजुअली ओएमओ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आगे बोर्ड पेपर में तो आएंगे. सबसे पहला बच्चा, करेंसी अथॉरिटी. ऑब्वियसली हु हैज द मोनोपोली टू इशू करेंसी इन दिस एंटायर कंट्री? आरबीआई. ठीक है. हमारा सेंट्रल बैंक है, सिर्फ वो ही एक अकेला इंसान, ऐसी सॉरी इंस्टीट्यूशन है जो कि पैसा छाप सकता है और इशू कर सकता है. ठीक है. तो उसको पता ना कि कितना पैसा हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, उसके अकाउंट्स में कौन मेंटेन करता है? हमारा आरबीआई करता है. ठीक है. सो सेंट्रल बैंक हैज अ सोल मोनोपोली. मोनोपोली मतलब ओनली राइट. ही इज द ओनली वन हु इज द इशूअर और द सेलर बेसिकली टू इशू करेंसी नोट्स. cannot issue commercial banks cannot issue currency notes. Currency notes are issued by central bank as it is a legal tender money. हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी legal tender, मतलब he is the one who will tell you what money is. Who? The RBI. ठीक है. लीगल टेंडर मनी इज वन विच एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू एक्सेप्ट बाय लॉ. ठीक है. इन एक्सचेंज फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज एंड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट्स. सो टुडे से सपोज आई हैव टू पे यू 50,000. मैंने आपसे कुछ क्रेडिट पे लिया, मैंने 50,000 आपको देने. ठीक है. और मैं आपके पास कैश लेके आती हूँ इंडियन करेंसी. ठीक है. जो कि लॉ कहता है ये पैसा है. 2,000 का नोट नहीं लाऊंगी, 1,000 का नोट नहीं लाऊंगी, 500, 1,000, 500, 100, 50 ये वाले नोट्स लाऊंगी जो कि लीगल टेंडर है. और मैं आपको पैसे देती हूँ और आप मेरे को कल को मना कर दो कि हम नहीं लेंगे, तो क्या मेरे को कल आप मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हो? आंसर इज नो. बाय बिकॉज आई विल बी डिस्चार्ज. डिस्चार्ज मतलब एक्सक्यूज्ड बाय लॉ. मतलब मेरे को अब कोई बाउंड नहीं कर सकता टू पे मनी. क्लियर? ऑफ माई डेट्स. ठीक है बच्चा. Then central bank has an issue department which is solely responsible for the issue of notes. तो इसमें एक डिपार्टमेंट है, इशू डिपार्टमेंट. ठीक है. जो कि पैसे इशू करता है इकोनॉमी में. However, monopoly of central bank to issue currency notes may be partial in certain current countries. कह रहे हैं कुछ कंट्रीज ऐसी हो सकती है जिसमें सारी की सारी पावर सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ना हो, सिर्फ गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट के पास भी हो सकती है. जैसे हमारी कंट्री में करेंसी नोट्स सारे और बाकी कॉइन्स भी कौन इशू करता है? आरबीआई करता है. बट 1 रुपी कॉइन कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है जी. 1 रुपी नोट्स. अच्छा सॉरी, यस. ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट. ठीक है. तो सारे कॉइन्स एंड 1 रुपी का नोट. ठीक है. नोट अगर आपको 1 रुपी का लेना है वो आरबीआई करेगा. बाकी सारे जो नोट करेंसी पेपर है वो कौन इश्यू करेगा? आरबीआई करेगा. यस. नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
बैंकर और एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। देखो, हमारे लिए बैंकर, पब्लिक के लिए बैंकर कौन है? कमर्शियल बैंक। हमारा एजेंट कौन है? कमर्शियल बैंक। हमारा इन्वेस्टर एडवाइजर कौन है? कमर्शियल बैंक। मतलब हमारे को तो एडवाइस की ऐसी जरूरत होती नहीं, बट जो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तो एडवाइस की जरूरत है ना, कि नहीं है? उसे तो इतनी बड़ी इकोनॉमी चलानी है यार। अगर पैसा ही बहुत ज्यादा इशू करती रही हमारी गवर्नमेंट, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन आएगा तो हर चीज बहुत ज्यादा महंगी होगी और हमारी करेंसी गिरती रहेगी, जो कि हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री लिए इज नॉट गुड। यस। तो किसी भी तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा या कम करना है, सब कुछ ये कौन हमारे को बताएगा? गवर्नमेंट को कौन बताएगा? आरबीआई बताएगा। तो कोई भी बात जब भी पैसे से रिलेटेड होती है ना, हमेशा ना ही अकेली गवर्नमेंट और ना ही कभी अकेला बैंक अपनी अपनी पॉलिसी बनाता है, दोनों इकट्ठे बैठ के कंसल्ट करके बड़ी बड़ी उनसे, जैसे नीति आयोग से, ठीक है, एमओएफ में, उनसे कंसल्टेशन के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। क्लियर है? तो पहली चीज बचे एज ए बैंकर, क्या करेगा कमर्शियल सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए? उसका बैंक अकाउंट मेंटेन करेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो भी पब्लिक डेट्स हैं, हाँ या नहीं? ये सारे पैसे कहाँ रहेंगे? सरकार के सेंट्रल बैंक के पास। देखो, सरकार में मैं अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरा अकाउंट नहीं होगा गवर्नमेंट के पास, उधर आरबीआई के पास। मेरा अकाउंट कहाँ होगा? कमर्शियल बैंक में होगा। लेकिन सेंट्रल बैंक का, ये स्टेट बैंक का अकाउंट किसके पास होगा? आरबीआई के पास होगा। क्लियर है? So, as a banker of the government, the central bank performs same functions as performed by commercial bank for its customers. It receives deposits from government and collects checks and deposits from the government. तो अगर से सपोज मैंने आईटीआर भरी, इनकम टैक्स रिटर्न भरी, इनकम टैक्स भरना है, तो वो किसके अकाउंट में जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीबीडीटी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो उसका अकाउंट कहाँ होगा? आरबीआई के पास। वेरी गुड। सो अब पैसा भी तो खर्च भी तो होगा। कैसे होगा? जितनी भी सरकारी लोगों की सैलरीज है, वो खर्चा है, निकलेगा यहीं से, बिल्कुल निकलेगा। एनी कैश पेड टू द गवर्नमेंट एज रिज्यूम्ड फॉर पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस टू देयर स्टाफ एंड अदर कैश डिसबर्समेंट्स। डिसबर्समेंट्स मतलब बांटना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फॉर व्हाट? देयर सर्विसेज, नॉट फ्री ऑफ चार्ज, तो दैट इज डिसबर्स करना। ठीक है। इट मेक्स पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अगर किसी से, सपोज मैं बिल्डर हूँ, मेरे को पैसे देने थे, मेरे से सामान खरीदा, तो जो मेरे को पैसा आएगा वो भी कहाँ से आएगा? आरबीआई अकाउंट से आएगा। इट ऑल्सो एडवांसेस शॉर्ट टर्म लोन्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है, टी बिल्स, आरबीआई डायरेक्ट के थ्रू। इट सप्लाइज फॉरेक्स टू द गवर्नमेंट फॉर रीपेइंग एक्सटर्नल डेट्स एंड मेकिंग पेमेंट्स। बाहर से अगर लोन लिया होगा हमारी सरकार ने, तो उसके लिए कौन पैसा देगा? आरबीआई देगा। ठीक है, ये ऐसी बात क्यों लिखी है? अगर एक्स्ट्रा ज्ञान चाहे तो मैं बता सकती हूँ, नहीं सुनना तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है। जो हमने गवर्नमेंट ने जो अंदर डोमेस्टिक मार्केट से लोन लेना होता है, वो लोन कौन देता है बच्चा? आरबीआई देता है। लेकिन अगर हमारे को एक्सटर्नल सोर्सेस से पैसा लेना है, से सपोज आईएमएफ से पैसा लेना है या वर्ल्ड बैंक से लेना है, तो वो आरबीआई थोड़ी ना देगा। वो कौन देगा? बाहर वाले देंगे। और लेगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। तो पैसा देना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू जाएगा, लेकिन देगा कौन? आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देगा, मतलब सरकार को देगा, और सरकार बाहर। समझ आया तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट योर लेवल, बट वैसे ही जनरल एक्स्ट्रा ज्ञान है। सो एज अ फिजिकल एजेंट, फर्स्ट हमने पढ़ लिया एज अ बैंकर इजी है, हाँ या नहीं? तो पहली चीज क्या है? सेम फंक्शंस परफॉर्म करेगा जो कि कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए करता है। दूसरा क्या है? चेक्स डिपॉजिट्स वगैरह रिसीव भी करेगा, इश्यू भी करेगा। थ्री, पेमेंट्स देगा, सैलरीज, वेजेस और कैश डिस्बर्समेंट्स की। फिर फोर क्या है हमारे को? हाँ जी, मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी इशू करेगा। और लास्ट क्या? अगर एक्सटर्नल डेट की पेमेंट करनी है, वो भी आरबीआई करेगा। क्लियर? देन फिजिकल एजेंट के हिसाब से, as a fiscal agent, it performs the following function. Number one, manages public debt. What is public debt? जो लोन लिया हुआ है सरकार ने, ठीक है ना, जो भी डेट एक्स्ट्रा बोरोइंग्स जो करी हुई है, तो पब्लिक डेट मैनेजमेंट कौन करता है? अगेन हमारा, यस, आरबीआई करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है। नंबर टू, इट कलेक्ट्स टैक्सेस, तो मैंने आपको बता दिया है ना। अगर मुझे कोई भी पैसा देना है तो मैं कौन से अकाउंट में डालूंगी? हाँ, सीबीडीटी में जाऊंगी। सीबीडीटी का मतलब बैंक अकाउंट कहाँ होगा? आरबीआई के पास। वेरी गुड। सो अगेन इट रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो अगर कल को
वर्ल्ड बैंक कहते हैं कि कौन पैसा ले रहा है, तो आप या मैं थोड़ी ना उठ के जाएंगे, कौन उठ के जाएगा? आरबीआई का चेयरमैन साइन करेगा वहां जाके। ठीक है, तो आरबीआई जाएगा। क्लियर? और पैसा भी किसके अकाउंट में आएगा? आरबीआई के। लास्ट, एज एन एडवाइजर क्या एडवाइस करेगा? जो भी फाइनेंशियल एडवाइजेस देनी होंगी वो देगा सरकार को। दूसरा, gives advices to the government on financial and economic matters such as deficit financing. What is deficit financing? Deficit का मतलब होता है more expenditures less receipts. Whenever expenditure is greater than the receipts, that is your deficit. And deficit financing basically is कि अगर क्या सरकार को पैसा छापना चाहिए या नहीं। इशू ऑफ न्यू करेंसीज इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब पैसा कम है सरकार के पास, क्या आरबीआई को न्यू करेंसी नोट्स इशू करने चाहिए? इकोनॉमी में एक्स्ट्रा 500 के और नोट्स देने चाहिए? तो अगर देती है तो दैट इज डेफिसिट फाइनेंस। क्लियर? सेकेंड इज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन क्या होता है वो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा $1 पहले 70 रुपीज का सामान खरीदा था, अब $1 कैन बाय 80 रुपीज का सामान। सो वैल्यू ऑफ आर इंडियन करेंसी इज लेस, लो कर दी हमने ताकि एक्सपोर्ट्स ज्यादा। क्लियर है? और पैसे आ सके। सो डीवैल्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कितना करना चाहिए, ये सलाह भी कौन देता है? आरबीआई देगा। वेरी गुड। देन ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी में तो जो अभी आपने सुना वो डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से कह दिया कि बैरियर जो हम कह रहे थे कि दोबारा से लगाएंगे वो नहीं लगाएंगे, हम अच्छे से इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहेंगे, जैसे डब्ल्यूटीओ में हमने साइन कर रखा है। तो ट्रेड पॉलिसीज कौन सी हमारी चलती है यहाँ पे? डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसके बारे में भी अगर कोई सलाह देनी है सर, किसने? हमारे इंडिया ने। ठीक है, तो वो कौन देगा? आरबीआई देगा। ठीक है, किसको? रिप्रेजेंटेटिव को हमारी कंट्री के। देन फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी क्या रहेगी? ठीक है, तो उसके बारे में भी सारी कौन एडवाइस देता है? आरबीआई देते हैं गवर्नमेंट को। देखो सिंपल सी बात है, जितनी फाइनेंशियल इकोनॉमिक सलाह गवर्नमेंट को चाहिए वो बैंक देता है, और अगर बैंक के कोई भी फैसला है तो उसमें हमेशा गवर्नमेंट देती है सब। ठीक है, समझ आ गई ना मेरी बात? यहाँ पे आप क्या कह रहे हो? दैट द बैंक इज एक्टिंग एज एन एडवाइजर, तो हर फ्रंट में एडवाइस करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक एज वेल एज फाइनेंशियल। कोई भी नाम लिख सकते हो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल का। क्लियर है? चलूं आगे। नेक्स्ट इज बैंकर एंड सुपरवाइजर। सो एज अ बैंकर क्या करेगा? पहली बात, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। जितना भी कैश रिजर्व है कमर्शियल बैंक्स का, वो किसके पास आएगा? सेंट्रल बैंक के पास। किस फॉर्म में? सीआरआर। नंबर 2, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कल को अगर कोई एक बैंक फेल हो जाए, उसके पास पैसे नहीं है, बैंक करप्ट हो जाए, तो कौन हेल्प करेगा? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या कहता है? यार तेरे पास पैसे नहीं है ना, तू मेरे से आके पैसे ले ले। ठीक है। लास्ट इज क्लियरिंग हाउस एजेंट। तो अगर मैं क्या हूँ, एसबीआई हूँ, भव्या पीएनबी है, हम दोनों के पास एक दूसरे, मतलब मेरे पास पीएनबी का बैंक आया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? आरबीआई एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो क्या करेगा? हमारे सेट ऑफ करा देगा। अब से सपोज उसके पास मेरा कोई चेक है, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट लेन देन का होगा वो किसके थ्रू होता है? ओनली थ्रू आरबीआई। वो ही देखेगा कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। नहीं तो हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने बैठ जाएंगे ना, कोई ना कोई तो होना चाहिए। ठीक है। सो अगेन एज ए बैंकर क्या क्या 3 चीजें हैं? नंबर 1, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, सॉरी कैश रिजर्व, सॉरी वो फॉरेक्स तो लग गया। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। नंबर 2, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। नंबर 3, क्लियरिंग हाउस एजेंट या क्लियरिंग एजेंट। नेक्स्ट इज, इसी में ही देखो अब बैंकर्स बैंक में ये 3 हमने बात करी कि 3 वेज में करता है। नंबर 1 को वही दोबारा से कर रहे हैं, दैट सीआरआर, वो आपको रखना पड़ेगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जितने भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एडवांसेस, तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाता है? सेंट्रल बैंक के पास पैसे लेने के लिए। ठीक है, अगर आपको डिस्काउंटिंग कराने के, सिक्योरिटीज वगैरह बेचनी खरीदनी है, वो भी आप किसके पास जा सकते हो? आपके पास है सिक्योरिटी, आप सेंट्रल बैंक को कहोगे तुम मेरे से खरीदे और पैसे दे दे। वो कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ योर दिस थिंग, रेपो रेट नीचे आएंगे भैया। ठीक है, उसमें हमारे को पता चल जाएगा कैसे होगा। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस एजेंट। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, किसी और का बैंक अकाउंट है, कोई और बुक एंट्रीज है, तो वो कौन क्लियर करता है? हमारा सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन होता है? जो ऊपर से सब कुछ देखता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट कराता है, तो वही है। तो सेंट्रल बैंक सुपरवाइजर्स रेगुलेट एंड कंट्रोल व्हाट? कमर्शियल बैंक्स। रेगुलेशन ऑफ बैंक्स में भी रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, लाइसेंस देना है।
ब्रांच को एक्सपैंड करने देने के नहीं, अब तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ब्रांच आप कहीं पे भी कितनी भी खोल सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, ये अलाउ कर दिया गया है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट, नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग। बच्चे अब क्लासिफाई करते हैं कोई भी एसेट को, मैंने आपको बताया था आई थिंक, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग में जो है कैटेगराइज करते हैं, ताकि एक बैंक फेल ना हो जाए बहुत मिजरेबली। पहले क्या होता था, बहुत दिवालिया निकल गया था पहले के टाइम में, किसका, बैंक्स का। तो अब क्या क्राइटेरिया सेट कर दिया है किसने, आरबीआई ने, कि आप अपने एसेट्स को परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग मतलब जो कि आपको पैसे दे रहे हैं वापस लोग, उसमें कैटेगराइज करोगे, और ऐसे डेटर्स जो कि पैसे नहीं दे रहे नॉन परफॉर्मिंग में, कब कैटेगराइज करके उसको राइट ऑफ करोगे एज बैड डेट। ठीक है, तो वो वाली बात है। अमालगमेशन से सपोज कोई दो बैंक्स फेल हो रहे हैं, तो उनको कैसे इकट्ठे करना है। पहले हुए हैं, कौन से बैंक्स हुए हैं, यस बैंक का भी फेलियर था, वो तो बचा लिया था, और मेरे को याद नहीं आ रहा पुराने बैंक से जिसको टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो वो वाली बातें हैं कि ताकि सोसाइटी में लोगों का पैसों का नुकसान। ठीक है, लिक्विडेशन से सपोज बैंक सेज दैट नो आई एम नॉट एबल टू फंक्शन, नाउ आई एम नॉन प्रॉफिटेबल, तो बैंक क्या करेगा, कहेगा कोई बात नहीं तो लिक्विडेट हो जा। लेकिन आज के टाइम में लिक्विडेशन ऑफ बैंक्स डज नॉट रियली हैपन। व्हाई, बैंक कहेगा, सेंट्रल बैंक कहेगा कोई बात नहीं मैं तो कोई एक्वायर कर लेता हूँ, या एक और अच्छे बैंक के साथ वो देखो अमेलगमेट करा लेंगे। ठीक है, मतलब एक्वायर भी हो सकता है और अमेलगमेट मर्जर भी हो सकता है। क्लियर है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये तो है ही है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसको हम मॉनेटरी फंक्शन भी कह देते हैं। ठीक है, मॉनेटरी फंक्शन ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो मॉनेटरी फंक्शन में मनी सप्लाई क्या होता है, कितना पैसा हमारी इकोनॉमी में इस टाइम पे सर्कुलेशन में है, हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में भी। सो उसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स एज द नेम सेज, इट विल डू समथिंग विद द इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, क्वांटिटी नंबर। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं उससे लेना देना। क्वालिटेटिव ऐसे नेम से नंबर से कोई लेना देना नहीं, कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स, कोई कह लो कि रूल्स रेगुलेशंस डॉक्यूमेंटेशन कोई मुश्किल कर देगा, कोटास लगा देगा कि इस एरिया को ही पैसे चैनलाइज करो, इसको ना करो, एंड सो ऑन। गड़बड़े कोई। Quantitative instruments of monetary policy. So these do not directly restrict the flow of credit to some specific sectors, but ठीक है, डिस्काउंट रेट्स या मनी इंस्ट्रूमेंट के अमाउंट से, इंटरेस्ट रेट से खेलते हैं। नंबर वन इज बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि डेफिनेशंस आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, कि ये बताओ ये किसकी डेफिनेशन है, ये बैंक रेट है कि रेपो रेट है, इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को यूजुअली इन दोनों में। तो ध्यान से पीयूष, छोड़ दूंगी टेंशन वाले, जैसे ज्यादा मुझे होती है। ठीक है, बैंक रेट इज a rate at which central bank lends to commercial bank without any collateral security. The thing which is to be remembered is central bank lends to commercial banks and not to general public. तो यहाँ पे ये वोवला रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या करेगा, लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन देता है विदाउट एनी सिक्योरिटी, मतलब कमर्शियल बैंक को कोई सिक्योरिटी इशू नहीं करनी पड़ती, उसके बिना ही देता है, और दिस इज यूजुअली व्हाट, लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में भी अच्छे से किया ही था जब पहले करा था, कि हमारे पास दो सिचुएशंस होती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। सिंपल सी बात याद कर लेंगे, सब में एक जैसी है। इन्फ्लेशन में हमेशा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ताकि क्या होगा, अब देखो मैं सेंट्रल बैंक हूँ, आप सारे कमर्शियल बैंक हूँ। ठीक है, आपने मुझसे पैसा लेना है ना, क्योंकि सेंट्रल बैंक इज लेंडिंग मनी टू यू ऑल ना, राइट। सो इफ आई एम द लेंडर एंड यू आर द बोरोवर, मैं क्या करती हूँ, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब हर एक के घर में बहुत ज्यादा पैसा गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, पैसा पैसा हर जगह हुआ है, मनी सप्लाई मतलब ज्यादा है, अब उसको मैं कम करना चाहती हूँ, मैं क्या करूंगी, इंटरेस्ट बढ़ा दूंगी। अब आप लोग मेरे से पैसे लेने आए, पहले मैं आपको 2% पे देती थी, आज मैं आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती हूँ, तो क्या होगा, बैंक्स ऑब्वियसली डिस्करेज तो होंगे नहीं, तुम लोगे मुझसे लोन तो लोगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ज्यादा। अब पब्लिक को भी तो तुम ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दोगे ना, अगर तुम्हें 5% मेरे को देना पड़ रहा है, तो तुम पब्लिक को कम से कम 6-7% किसी रेट पे तो दोगे ज्यादा पे। अब मैं से सपोज पब्लिक हूं, पहले मुझे आप लोग 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे
लोन दे रहे थे, अब आप मुझे 8% पे दे रहे हो, डोंट यू थिंक आई विल बी डिस्करेज्ड? यस, आई विल बी डिस्करेज्ड, पब्लिक विल बी डिस्करेज्ड from taking loans. So if I am discouraged, what will happen? Money supply will fall down. Yes. मनी सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी में, अगर वो कम हो जाएगी अगेन इन्फ्लेशन जो है ठीक हो जाएगा। डिफ्लेशन में उल्टा है, डिफ्लेशन में आप कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास आया, सेंट्रल बैंक कहते चल यार मैं तेरे से पहले 5% लेता था ना, अब 3% लेता हूँ, तो अभी बड़े खुश हो के मेरे से लोन ले गए। अब आप 3% दे रहे हो, अब मैं क्लाइंट हूं, पहले मैं आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही थी, आज आप बोलते हो दैट आई एम विलिंग टू गिव यू एट 5%, 5% पे दे दूंगा, ठीक है? तो क्या होगा, मैं खुश हो के लूंगी, जिसको नहीं भी चाहिए वो भी लेगा लोन। सो इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड डिफ्लेशन विल बी ओके। ठीक है जी, सो एक बार ये रीड कर लो फटाफट, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन वाली सिचुएशन, आगे फिर रेपो एंड रिवर्स रेपो वगैरह करा, ठीक करा दूं? करा दूं ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्लियर है। सेकेंड इज रेपो रेट, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कमर्शियल बैंक ही, तो सॉरी सेंट्रल बैंक ही कमर्शियल बैंक को पैसा इशू कर रहा है, बट शॉर्ट टर्म, एंड दूसरा अगेंस्ट अप्रूव्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, ठीक है? अगेंस्ट अप्रूव्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, ठीक है? सो यहां पे बच्चे, repo rate is the rate at which commercial banks borrow money from the central bank for short period selling their financial securities. These are pledged, pledge मतलब कि गिरवी रखते हो आप सिक्योरिटी तब पैसा मिलता है, इसको हम रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि कल को सुनो, सुनो अब क्या हुआ, मैंने आपसे, अब आप क्या हो, या मैं ही हूं दोबारा से, सेंट्रल बैंक हूं, ठीक है? आप कमर्शियल हो, आपने मेरे से पैसा लिया, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे क्या सिक्योरिटीज ले लिया, अब कल तो वापस तो करोगे ना यार मुझे पैसा, लोन वापस करोगे कि नहीं करोगे? तो अब क्या होगा, लोन वापस करोगे और सिक्योरिटीज क्या करोगे, वापस लोगे ना, लोगे ना? सो यहाँ पे ना रेट डिसाइडेड होता है, तुम मेरे को एक तरह से अपनी सिक्योरिटी बेच गए, कहने का मतलब ये, लोन लिया मतलब मैंने सिक्योरिटी ली और आपको पैसा दे दिया, मतलब आपने मुझे एक तरह से सेल कर दिया, पर मैं वो किसी और को नहीं दे सकती, मैं उसको होल्ड करके रखूंगी। और आप मेरे को कहते हो कि देखो जी मैंने आपसे 10 लाख रुपए के रिटर्न में ये ली है, मतलब 10 लाख रुपए में आपने मुझे सिक्योरिटीज बेच दी, कल को जब आप ये सिक्योरिटीज वापस लोगे ना मेरे से, रीपरचेज करोगे, दोबारा खरीदोगे, तो दैट विल बी ऑब्वियसली एट अ हायर अमाउंट, यस और नो? तो प्री डिटरमाइंड है, मतलब डिटरमाइंड या सोचा गया है, कंफर्म किया गया है इन एडवांस, ओके? So this involves commercial banks selling the securities to RBI to borrow money at repurchase determined price पे, ठीक है? So यहाँ पे वही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सेम सिचुएशन है, सेम सब कुछ है, वो आप एक बार रीड कर लेना। रिवर्स रेपो रेट क्या सुनेंगे बेटा, या अब आप लोगों के पास, कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं आप मुझे पैसा दे जाओ, ठीक है, और मैं उसके अगेंस्ट आपको क्या दूंगी, इंटरेस्ट दे देती हूँ। So here the commercial bank lends to the center, ठीक है? So it is a rate at which central bank borrows money or commercial banks lend money to the central bank, ठीक है ना? In this situation again, leading to inflation, repo rate is increased, and in case of deflation, it is reduced. Same कहानी, same सब कुछ, you can just read. Last is OMO, open market operations. इस केस में क्या बच्चे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में होता है बाय एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक इन द ओपन मार्केट। अब यहां पे बाय कब होगा, सेल कब होगा, वो सुन लो बच्चे, अब जब एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन है, ठीक है? अगर इन्फ्लेशन है बच्चे मार्केट में, ओके, क्या होगा बेटा, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, आप पैसा कब लोगे लोगों से, जब आप सेल करते हो, जब आप सेल करते हो। सो इन केस ऑफ inflation या excess demand, what happens, open market securities are sold in the market, ठीक है ना, सेल की जाती है ताकि लोगों का पैसा हमारे पास आ जाए, ठीक है? एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशन, अब मेरे को आपको पैसा मार्केट में देना है, बहुत ज्यादा पैसा आपके हाथ में चाहती हूँ मैं, तो मैं तुमसे क्या करूंगी, बाय करूंगी या परचेज करूंगी, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, पैसा हाथ में आ जाएगा, ओके?
This is how you have to learn. Varying reserve requirements, this we've already discussed. फटाफट कर लेते हैं. This includes what? This is your LRR, which includes CRR as well as SLR. CRR is the amount which the banks are required to keep with central bank. Very good. And SLR क्या होता है? The amount that you have to keep in liquid form with yourself. Right? Same in case of inflation, ज्यादा. In case of deflation, कम. ओके. सो अगर इन्फ्लेशन में ज्यादा रख रहे हैं तो इसका मतलब आप LRR ज्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशन विल बी लेस. वेरी गुड. एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशन LRR अगर सॉरी अगर हाँ ठीक है अगर LRR कम है, कम करूंगी ना, तो इसके अंदर क्रेडिट क्रिएशन विल बी मोर, मनी सप्लाई विल बी. Qualitative instruments or selective tools. Number one is margin requirement on secured loans. बच्चे margin requirement, as the name says, it is a difference between the value of the security and the amount that has been given to you. Say suppose I am central bank. आज आप क्या हो, कमर्शियल बैंक को मैं बोलती हूँ देखो जी अब जो है आपको लोन कम दे रहे हैं इन केस ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की लेगा और उसके बदले 70 लाख रुपए देगा. ठीक है, अगर उसको कम क्रेडिट देना है, ज्यादा देना है, तो वही 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे भी 85,000 या 85 लाख या 90 लाख जो है रिटर्न में दे देगा. सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द वैल्यू ऑफ लोन दैट इज गिवन. ठीक है, तो इन्फ्लेशन में रेस कर देंगे, बढ़ा देंगे फर्क, डिफरेंस को बढ़ा देंगे, है ना, और इन केस ऑफ डिफ्लेशन घटा देंगे, कम कर देंगे. ओके, सेम ही है, इंक्रीज डिक्रीज, तो टेंशन नहीं लेनी. मॉरल सुएशन क्या होता है? It is the persuasion, request, formal suggestions, informal suggestions, advices, appeal by a central bank to the commercial bank to cooperate with the general monetary policy. ठीक है, ये क्या मॉरल सुएशन, क्या परसुएड करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, प्यार तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से, गुस्से से, किसी भी तरीके से आप कमर्शियल बैंक्स को बोलते हैं कि हमारे हिसाब से करो. अगर इन्फ्लेशन है तो क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, मतलब कम किया जाएगा. ठीक है, और डिफ्लेशन में क्या होगा, क्रेडिट को एक्सपैंड किया जाएगा. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, क्रेडिट रैशनिंग, ये बोल देगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में ही पैसा देना है, इसको लगाना है, इधर नहीं देना, या एग्रीकल्चर में ज्यादा लगाना है, टर्शरी में कम लगाओ, ऐसा कुछ. सो दिस इज व्हाट सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स या फिर क्रेडिट रैशनिंग भी बोल देते हैं. So it gives directions to the commercial banks not to give credit for certain purpose and give more money for priority sectors. ठीक है, so inflation में central bank introduces rationing to credit to prevent obviously, ताकि स्पेकुलेटिव क्या होता है, पैसा कमाने के लिए, मेरे को सामान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट सट्टे से लेना देना है, आपसे खरीद के सस्ते में महंगे में बेचना है, स्पेकुलेशन. ओके, अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो. तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए पैसा कम हो, सिर्फ अच्छी और इंपॉर्टेंट चीजों के लिए हो, सिर्फ वही मेरा मकसद रहेगा, तो क्रेडिट रैशनिंग विल बी मोर, एंड इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड इट विल बी ऑब्वियसली लेस. ठीक है जी. कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो ऊपर का था ना, मैंने बताया था आपको, कुछ गड़बड़ थी इसमें. हाँ, तो सुनेंगे बच्चे ये फंक्शंस में ना. हाँ, कटवाया था मैंने, कटवाया तो नहीं था ना. हाँ, तो यही है ना. हाँ, मतलब लिख दिया ना आपने, ये लिखा हुआ है ना. हाँ, तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, RBI ही बाय एंड सेल करेगा फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, या फिर इकोनॉमी एज अ होल. तो सप्लाई एंड परचेज जो भी है वो कौन करेगा, हमारा RBI करेगा. सो अब आपका होमवर्क क्या रहने वाला है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला रीड करोगे और डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक भी रीड करोगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे. यस, बजट्स. तो अपने नोट्स लेके आना, किस किस के पास नहीं है, सबके पास